शीला जी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी थी, मैं जीत गया। मैंने टीवी पर देखा शीला जी का चेहरा और मैं शीला दीक्षित जी के घर गया, 45 मिनट बैठा। बीजेपी में कई और नेता हैं, मैं कितनों के नाम गिनाऊं, जो मंच पर जिस तरह की बातें करते हैं। मतलब अगर एक चीज को हम कह रहे हैं कि ये गलत है, तो जो गलत है फिर वो सबके लिए गलत है। फिर वो ये नहीं हो सकता भी कहती है कि गलत है। क्षमा मांग लेने वाला व्यक्ति बड़ा होता है मेरे हिसाब से। मगर पूर्वांचल के लोगों को दोगले कह के मैंने संजय सिंह जी को कहा कि एक बार निंदा तो कर दो अरविंद केजरीवाल की, नहीं तो गाली आप ही पे पड़ेगी। लेकिन आपने कहा रमेश बिधूड़ी जी ने माफी मांगी, लेकिन माफी मांगने के 2 दिन बाद वो फिर कह देते हैं कि आतिशी हिरनी की तरह घूम रही है। अब ये इस तरह की बातें, इसका मतलब माफी एक औपचारिकता थी। कम से कम अपने घर में बुला के महिला को पीटता तो नहीं है। कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की? मेरा ये अनुमान है कि हम लोग 40 से 50 के बीच में सीट आएगी। 10 सीट बड़ा कर दिया सर आपने। हाँ, 45 के आसपास समझ लो। 45 सीट। लेकिन आपको लग रहा है कि दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे चलेगा नारा? ये तो पूरे देश में चलेगा। मुझे लगता है प्रवेश वर्मा जी ने शायद चुनाव जीतने से पहले ही ये मान लिया कि मुख्यमंत्री बन गए हैं वो शायद। नहीं, बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, करना है ऐलान। कूड़े कचरे गंदा हटा के बदलो दिल्ली की बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। तो दी वन इंडिया हिंदी में आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट मनोज तिवारी जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? कंफर्टेबल? लंबे समय बाद आपको मिल रहा हूँ मैं जी। एंड फीलिंग इज म्यूचुअल। मैं तो इनफैक्ट ये सोच रही हूँ कि दिल्ली में जो भयंकर सर्दी का वक्त है, लेकिन उस पर भी जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। मतलब आपका इंतजार हम कर रहे हैं इतनी देर से। ये सर्दी तो गर्मी में बदल गई। गर्मी में अभी आमतौर पे गर्मी मतलब थोड़ी सी ठंड खत्म होती थी कहीं मिड फरवरी तक, अभी ठंड खत्म हो गई, इतनी हीट है। मुझे लगता है कि 5 तारीख तक तो नहीं खत्म होने वाली। नहीं, अब हीट है, अभी तो गर्मी आ गई। हाँ, नहीं मैं कह रही हूँ और आगे जाने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। 8 फरवरी बहुत निर्णायक दिन है। 5 फरवरी को लोग वोट करेंगे और 8 फरवरी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया सूरज निकलेगा। मुझे लगा आप कहेंगे कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। हाँ, बाकी उस अंदाज में। बाकी अंडरस्टूड है और वास्तव में यह अंधेरा छटेगा। दिल्ली में बहुत खतरनाक अंधेरा कर दिया आम आदमी पार्टी के लोगों ने कि उनका नाम ही आपदा पड़ गया। कल हमारे पास एक नाम पड़ गया या आपने दिया? नहीं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। आपको नाम दिया, कहीं ना कहीं से तो निकलता है। तो लोगों की जुबान पे है कि दिल्ली इज इन क्राइसिस, दिल्ली इज इन क्राइसिस। दिल्ली देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। 93 से यहाँ सीएम होने लगे, बहुत अच्छी बात है। मगर राजधानी के लोग एक साल में 20-20 हज़ार लोग गंदा पानी पी के मर जाएं। चूँकि वो स्लो पॉइजन की तरह है, 6-7 महीना, 8 महीना, 10 महीना में मरते हैं, तो इसलिए किसी का ध्यान नहीं जाता। मगर कॉज ऑफ डेथ इज़ पोल्यूटेड वाटर। सांसों पे आपातकाल हो जाए, इतनी भाग्य से नदी मिलती है किसी शहर को और वो नदी पब्लिक फ्रेंडली न हो करके केमिकल फ्रेंडली हो जाए, नाला फ्रेंडली हो जाए, तो क्राइसिस तो बहुत बड़ा है। इस क्राइसिस को दिल्ली के लोगों ने कहा तो उसी को हम लोगों ने आपदा कहा और अब दिल्ली पूरी आपदा कह रही है। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। तो मुझे भी दिख रहा है, कभी कभी ना हमको एक उसकी स्मेल हो जाती है कि 8 फरवरी को दिल्ली अब 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के गैप को भरेगी। देखिए, आप तो खुद फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, फिल्म की दुनिया में एक्टिव रहे और 2010 में एक फिल्म आई थी क्लैश ऑफ टाइटन्स। तो दिल्ली का चुनाव इस बार क्लैश ऑफ टाइटन्स से कम नहीं है और हम भी जब अपने तरीके से दिल्ली की चुनावी पूरे इस माहौल को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो बीजेपी के लिए भी ये साख का सवाल तो है ही कि आप 26-27 साल से आप पावर से बाहर हैं और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा देश के अलग अलग शहरों में, जो मोदी लहर आपकी तरफ से कही जाती है, वो देश के अलग अलग राज्यों में जीत के रूप में देखी गई। लेकिन दिल्ली में जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ संसद बैठती है, वहाँ पर बीजेपी नहीं आ पा रही। और दूसरी तरफ परिस्थिति क्या है
कि अरविंद केजरीवाल भी ये जानते हैं कि अगर ये चुनाव हाथ से गया तो उनकी राजनीति को जो एक उनकी राजनीति के बरगद को मैं कहूँगी कि जो एक उपजाऊ ज़मीन जो जगह देती है वो हाथ से खिसक जाएगा। तो उनके लिए तो करो या मरो वाला सवाल है। तो इसीलिए ये क्लैश ऑफ टाइटन्स है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जब ज़मीन पर जा रहे हैं, लोगों के बीच बात कर रहे हैं, आपको लगता है बीजेपी को मौका देंगे लोग? हाँ, इस बार लग रहा है हर तरफ से। वो सेक्टर, वो कम्युनिटी, वो फैमिलीज, वो मोहल्ले जो कल तक बोलते थे नहीं नहीं ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, अब वो कह रहे हैं, हमें रोक रोक के कहते हैं तिवारी जी अब की भाजपा, तिवारी जी बीजेपी, हम चांस देंगे अब तुम लोगों को। और देखिए जैसे आपने कहा ना साख, हम कभी भी सत्ता में शाख के लिए नहीं आते। साख तो दिल्ली ने भी दी है, तीसरी बार मैं सांसद हूँ। आप जब पत्रकारिता में मुझे लगता है आपका शुरुआती दिन होगा तभी मैं सांसद बना। तो एक प्रकार से हम लोग एक बैच के हैं और देखते देखते ये 11वां साल शुरू हो गया। साख से ज़्यादा दिल्ली के लोगों की रक्षा कौन सोचेगा? गांव छोड़ के आ गया, खेत छोड़ के आ गया, खलिहान छोड़ के आ गया, अपना उत्तराखंड का पहाड़ छोड़ के आ गया, बिहार के चौड़े चौड़े खेत छोड़ के आ गए। और यहाँ आने के बाद ऑटो चलाने वालों को तिरस्कार, टैक्सी चलाने वालों को गालियाँ, पूर्वांचल के मजदूरों को गालियाँ, कोविड में उनको मौत के मुंह में ढकेल देना, झूठ बोल के चलो चलो आनंद विहार पे बस लगी है, 500 रुपया का टिकट लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं, फिर आते आते लास्ट में फर्जी वोटर या जो भी प्रवासी आया वो किराएदार के रूप में रहता है। किसी किराएदार से आप पूछ लीजिए कि दिल्ली में आपको क्या मिला, उसकी आंसुओं से मुलाकात होगी आपकी हमारी। नहीं, लेकिन फिर आप जिक्र कर रहे हैं दिल्ली के पी फैक्टर का जी, पहाड़ी पूर्वांचली, तो फिर ये पी फैक्टर को रिप्रेजेंटेशन तो आप लोग भी नहीं दे पाए। भाई नाराज है ना पूर्वांचली समाज आपसे कि कहाँ टिकटों में कहाँ दिखाई दे रहे हैं वो, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है? जो चुनावी जमीन पर लड़ने के लिए उतर रहे हैं उसमें कहाँ है वो लोग? देखिए आम आदमी पार्टी ने तो एक भी और लोग तो ये कह रहे हैं कि आपके होते हुए नहीं हुआ। उत्तराखंड के एक भी लोगों को टिकट नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने, नॉट ए सिंगल। हमने 2-2 लोगों को दिया है, पूर्वांचल के 6 लोगों को दिया है, पिछली बार तो 11 लोगों को दिए थे, लेकिन उनमें से एक ही जीत के आ पाए हम। तो हमें थोड़ा स्ट्रेटजी तो बदलनी पड़ती है। हम 17 में 43 लोगों को पार्षद का टिकट दिए और 32 जिता के लाए, लेकिन जब हमें लगता है कि अभी वो लीडरशिप थोड़ी और उभारनी होगी तो हम उसमें फिर जाएंगे। मगर हम 2 उत्तराखंडी को भी टिकट दिए हैं, 6 पूर्वांचली को भी दिए हैं। तो जो पी फैक्टर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और हम सम्मान देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पी में ना पहाड़ी हैं, पूर्वांचली हैं और प्रवासी हैं, प्रवासी भी हैं जी, इन सब लोगों की ही तो समस्या है ना। कच्ची कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंचना, उनकी गलियां टूटी होना, उनके अभी मैं आपसे बात करने से पहले मैं वजीराबाद गांव से आ रहा हूं। मैं गया था सभा करने और एक महिला कही भैया ये देख लो थोड़ा सा गलिया। देख रहा हूँ गली में नाली का पानी, गली में उसमें ऐसे थोड़ी साड़ी उठा उठा के माताएं जा रही हैं। क्या हम इस दिल्ली की कल्पना करते थे? क्या सिर्फ वोट लेना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए? तो ये सब इस समय बड़ा मुद्दा है मीनाक्षी। चलिए, आप जिन बातों का जिक्र किया, दिल्ली के जो स्थानीय मुद्दे हैं आपने उनको हाईलाइट किया, और होना भी चाहिए जब दिल्ली चुनाव से जुड़े कार्यक्रम पर बात हो रही है। लेकिन जो मैंने क्लैश ऑफ टाइटन्स का जिक्र किया आपके सामने, बीजेपी के लिए इस टाइम ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, आगरा में एक शब्द इस्तेमाल होता है कर्रा,
कर्रा दुश्मन है, मतलब बहुत बड़ा दुश्मन है। एक बड़ा वहाँ पे जो लोकल भाषा चलती है, स्थानीय भाषा में बड़ा इस्तेमाल होता है। और मैंने आज इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि शायद उस दुश्मनी को यही शब्द डिफाइन करता है। हमारे बिहार में भी कर्रा बोला जाता है। अच्छा, बोला जाता है। हाँ, बिहार की मुझे जानकारी नहीं थी, पर आगरा में बोला जाता है। हम लोग क्रिकेट में बोलते बहुत कर्रा बॉल फेंक लिया हो गुरु। तो हाँ, तो अरविंद केजरीवाल जो है बिल्कुल वो कर्रे वाले दुश्मन इस वक्त बीजेपी के बने हुए, इवन कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा। शायद कांग्रेस पार्टी को आप उतना सीरियसली नहीं लेते जितने आप आम आदमी पार्टी को ले रहे हैं। और इस वजह से जिस तरह से अटैकिंग मोड पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रही है, मतलब जब थोड़ा सा धरातल पर ऊपर उठकर देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जो इतनी कड़वाहट आ गई है पॉलिटिक्स में, जिस अंदाज में शब्द बाण चलाए जा रहे हैं, जिस अंदाज में एक दूसरे को खराब बोला जा रहा है, पॉलिटिक्स का स्टैचर कहाँ से कहाँ आ गया है। पहली बात मर्यादा की, दूसरी बात मतलब मुझे खराब लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन एक्चुअली देखा जाए शायद स्कूल में बच्चे नहीं लड़ते इस तरह से। ये हाल हो रखा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और इसमें बड़े लीडर से लेकर छोटे लीडर्स कोई पीछे नहीं है। जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ना शुरू करें और बीच से ही पढ़ेंगे तो हो सकता है विषय समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले पन्ना से पढ़ना जरूरी है। याद है ना सिग्नेचर ब्रिज हमने बनवाया 2014 में। जब मैं सांसद बना तो हर गली से आवाज़ आती थी कि, और मुझे लगता है आप तो शायद पहले दिलशाद गार्डन में रहते थे, सिग्नेचर ब्रिज की शुरुआत करी साहिब सिंह वर्मा जी ने 1997 में। 29 बच्चे वहाँ एक्सपायर कर गए थे। उन्होंने शुरू किया, राष्ट्रपति शासन लग गया था 2014 में, जब ये चले गए थे, भाग गए थे 49 दिन के बाद। तो उस राष्ट्रपति शासन में हमने पुल को तैयार करवाया। वो बोले हम उद्घाटन करेंगे। कर ले भाई, लेकिन मनोज तिवारी खड़ा भी नहीं होगा। आप मीनाक्षी इतनी बड़ी आप पत्रकारिता कर चुके हो, एक लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप सरकारी कार्यक्रम में इनवाइट तो नहीं किया, हम आने पे बैठने भी नहीं दोगे, तो फिर आगे के पन्ने कैसे अच्छे होंगे। सिग्नेचर ब्रिज से मुझे इस अमनतुल्ला खान से ढकेलवाया अरविंद केजरीवाल ने। उस दिन मैं मर चुका होता अगर पुल से गिर जाता। उसके बाद आप बताइए अब हम क्या करें। बीच में फिर हमने कोशिश की, जब हमारी 17 में सरकार बनी एमसीडी की, अरविंद केजरीवाल वही थे, 67 सीट लेके आए थे, और 2017 में फिर दिल्ली की जनता ने बिल्कुल दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। बीजेपी की ऐतिहासिक सीटों से सरकार बनी थी। हम उनके घर शिष्टमंडल लेके गए थे और हमारे ऊपर अटैक हो जाता है। 250 लोग बुला के रखे हुए थे। उसके बाद अब कड़वाहट तो किस सीमा तक जाएगी आप सोच सकती हैं। अरविंद केजरीवाल भरी सभा में ये कहें कि ये दिल्ली मनोज तिवारी के बाप की नहीं है। अरे भैया, मेरे पिताजी तो 83 में चले गए, पता कर लेते उनको कुछ कहने से पहले। अब उसके बाद भी हम लोग क्या करें उनके लिए, कैसे वो मधुरता बने। हमें शीला दीक्षित जी याद आ गई आपके सवाल से। शीला जी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी थी, मैं जीत गया। मैंने टीवी पर देखा शीला जी का चेहरा, मैंने कहा यार शीला जी से मुझे मिलना है। और मैं शीला दीक्षित जी के घर गया, 45 मिनट बैठा। उनको आश्चर्य हो रहा था कि तुम आए हो। फिर उन्होंने कॉफ़ी पिलाई मुझे, और उनको इतना अच्छा लगा उस दिन, मुझे इतना अच्छा लगा। हम तो इसके पक्षधर हैं। उन्होंने कहा था कि अटल जी, ये हो सकता है मनोज जी कि ये बात आप कह रहे हैं, ये आपकी व्यक्तित्व से जुड़ी बात है, लेकिन फिर बीजेपी में ही कपिल मिश्रा भी हैं। आप देखिए वो किस तरह की स्पीचेस देखते हैं। बीजेपी में कई और नेता हैं, मैं कितनों के नाम गिनाऊं, जो मंच पर जिस तरह की बातें करते हैं। मतलब अगर एक चीज को हम कह रहे हैं कि ये गलत है, तो जो गलत है फिर वो सबके लिए गलत है। फिर वो ये नहीं हो सकता भी कहती है कि गलत है। हाँ, लेकिन हमारी पार्टी के जिन लोगों ने भी हीट ऑफ द मोमेंट में या स्लिप ऑफ टंग में या किसी त्रुटि बस अगर ऐसा बोल दिया, तो पार्टी ने कहा तुरंत खेद व्यक्त करो, क्षमा मांगो। और हमारे बीजेपी के लोगों ने क्षमा मांगी है। देखो मीनाक्षी जी,
हम राजनीति नहीं, अब में लेकिन कई अगर बार रमेश भिदोड़ी जी माफी मांगेंगे और माफी मांग के ये बोलेंगे कि ठीक है जी, लालू जी ने भी तो हेमा जी के लिए कह दिया था, तो ठीक नहीं, है मेरा उसके- भी बयान उस नजरिए से देखा जाए, तो ये बात तो सही नहीं है फिर। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, पार्टी ने उनसे कहा कि ऐसे इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है। अब देखो मीनाक्षी, ये कितनी बड़ी बात है कि रमेश भिदोड़ी जी को उसके बाद खेद व्यक्त करना पड़ा, और क्षमा मांग लेने वाला व्यक्ति बड़ा होता है मेरे हिसाब से। मगर पूर्वांचल के लोगों को दोगले कह के मैंने संजय सिंह जी को कहा कि एक बार निंदा तो कर दो अरविंद केजरीवाल की, नहीं तो गाली आप ही पे पड़ेगी। अब देखिए, ये तो जब मैं उनका इंटरव्यू करने जाऊंगी तो उनसे ये सवाल आप पूछूंगी, पूछिएगा। लेकिन मैं, आपने कहा रमेश भिदोड़ी जी ने माफी मांगी, लेकिन माफी मांगने के 2 दिन बाद वो फिर कह देते हैं कि आतिशी हिरनी की तरह घूम रही हैं। अब ये इस तरह की बातें, इसका मतलब माफी एक औपचारिकता थी, एक फॉर्मेलिटी अदा कर दी गई, और सोच तो लेकिन वो नहीं है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देश की राजधानी दिल्ली में भी अगर ऐसे बयान दिए जाएंगे तो फिर मतलब क्या कहा जाए। देखिए, कम से कम अपने घर में बुला के महिला को पीटता तो नहीं है। स्वाति मालीवाल की पिटाई होती है, आतिशी जी को कुछ बोलना चाहिए उस पे। स्वाति मालीवाल रो रही है, राज्यसभा सदस्य हैं, माननीय सदस्य राज्यसभा, और उनको अरविंद केजरीवाल जी के सामने घर में बुरी तरह पीटा जाता है। आप इस कैरेक्टर को क्या कहेंगे? चलिए, अब फिर ये वही बातें हैं कि ये अब ये आरोप प्रत्यारोप ही दिल्ली में इस वक्त चल रहे हैं, देखो, लेकिन इन सब के ये बीच तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं तो आप खुद कह रही महिला हूँ। की पिटाई करवाते हो। पर परिस्थिति देश के सामने इस वक्त ऐसी हो गई है कि एक जगह से एक आरोप लगता है, दूसरी जगह से दूसरा वर्जन आता है। माय वर्जन वर्सेस योर वर्जन में जनता जान ही नहीं पाती है कि सच क्या है। नहीं, हम अभी तो, देखिए ना, चुनाव के बाद ये सब बातें बंद हो हम जाएंगी। किसी बात को डाइवर्ट नहीं करते। हमने कहा ना कि हमारे किसी नेता से कोई गलती हुई, उनको पार्टी कहेगी नहीं, ये हमारा विचार नहीं, आप क्षमा मांगो, वो करते भी हैं। कोई ऐसा नहीं है आज तक जिसने ऐसा कभी गलती हो गई हो और अड़ा रहा हो। तो प्रवेश वर्मा जी जूते बांट रहे हैं, या फिर लाडली बहन योजना वाले पेम्फलेट्स बांट के पैसे दे रहे हैं, वो भी तारीख के चुनाव के अनाउंस होने से पहले, तो वो क्या गलत और सही के दायरे में नहीं है पार्टी के लिए? नहीं, वो आचार संहिता से पहले ही उन्होंने किया था, आचार संहिता लगने के बाद। हाँ, उससे पहले किया था, लेकिन अगर जो बीजेपी, मतलब उनके पास क्या अथॉरिटी, उस समय तक तो उनका नाम भी अनाउंस नहीं हुआ था, तो उनके पास क्या अथॉरिटी है इस तरह से पैसे बांटने की? और लेकिन सरकारी योजना पैम्फलेट पे लगाकर, जिसमें मोदी जी का चेहरा लगा हुआ है वो और बीजेपी का लोगो है, वो लगाकर, उसमें क्या लिखा था? उसमें लाडली बहन योजना लिखा था। तो लाडली बहन योजना तो हमारी मध्य प्रदेश में 20 साल से चल रही है। तो मध्य प्रदेश में चल रही है ना सर। दिल्ली में अगर वो योजना पैम्फलेट छाप के, अगर बीजेपी के एक कॉमन नेता जो है वो जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसको बांटने की, सरकारी योजना है ना, सरकारी योजना को बीजेपी के नेता कैसे बांट सकते हैं? सरकार बांटेगी। अगर हमारी किसी सरकार, भाजपा की किसी राज्य में सरकार हो और हम वहां जो कर रहे हैं किसी को पूछने की जरूरत नहीं, हम आने वाले स्टेट में इस बात को कह सकते हैं और वो होगा। और उसको बांट देना, दोनों में अंतर है सर। नहीं, बांटना ही चाहिए। पर देखो, आचार सरकार ना होते हुए सर कैसे बांट सकते हैं? सरकार नहीं है ना वो। सरकार आएगी तो करेंगे, ऐसा किया है उन्होंने, उससे पहले बांट दिया सर। मुझे लगता है शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा। नहीं, ये हो सकता है, आई एम श्योर आपकी जानकारी में तो होगा। आपके पास कुछ हो तो बांटो ना लोगों को। हम भी अपने घर परिवार में, रिश्तेदार में जाते हैं तो प्रणाम करने पे पैसा मिलता है, आप क्या नहीं होता है क्या? मैं कल को ये कहने लगूं कि जिस एक पैम्फलेट जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो है, उसमें सरकारी स्कीम का नाम लिखा है, तो मैं किस हक से उसको बांट सकती हूँ किसी को? आचार संहिता के पहले आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री के फोटो का प्रयोग कर सकती हूँ, किसी भी फोटो में लगाकर सरकारी योजना का नाम लिख सकती हूँ। हमारे अन्य राज्य में चलता है, हम कर सकते हैं बिना किसी अथॉरिटी के। हाँ, अथॉरिटी क्या? सरकारी योजना का मतलब कल को कोई भी आके सरकारी योजना का नाम लेकर प्रधानमंत्री की फोटो के साथ छापने लगेगा। अब तो चिमट गए उस पे। हम ये कह रहे थे कि हम ऐसा ही, हम ये कर सकते हैं। और मेरे पास अभी तो पर्सनल हुआ कि कोई किसी को पैसे बांट रहा है, तो अपनी फोटो के साथ दे ना, फिर पीएम के फोटो के साथ क्यों दे रहे हैं? नहीं, उसमें कोई लीगल कुछ हो तो केस करो। अब देखिए, मैं तो जाऊंगी नहीं ना केस करने के लिए, लेकिन ये मैं जब आपको बोल रहा हूँ ना, मंच पर है, आप सवाल भी तो उन्हीं कर रहे हो जिन्होंने सवाल उठाए होंगे, तो आम आदमी पार्टी को जाकर के केस करना चाहिए था। खैर, ये सवाल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी था। जी। लेकिन देखिए, अब आपने लाडली बहन योजना पर भी क्योंकि बात आ गई, बेसिकली जानते हो आम आदमी पार्टी क्यों जली?
उसके जलने का कारण कुछ और था, क्योंकि वो जब कही कि हम 1000 रुपया देंगे तब तो दिया नहीं। 2023 में वो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं दिल्ली में 24 इलेक्शन के पहले कि हम 1000 रुपया दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करो। तो प्रवेश याद दिला रहा था कि इतना झूठा है, इतना ये धोखेबाज है व्यक्ति, किसने कह के नहीं दिया, देखो हम बिना कह दे रहे हैं और हर राज्य में देते हैं, यहाँ भी आकर आएगी तो देंगे, हमने कर दिया। मुझे लगता है प्रवेश वर्मा जी ने शायद चुनाव जीतने से पहले ही ये मान लिया कि मुख्यमंत्री बन गए हैं वो शायद। नहीं, उसकी एनजीओ बहुत पुरानी है, 25 साल पुरानी एनजीओ है। एनजीओ के नाम से बांटे ना, फिर सरकारी योजना के नाम से कैसे बांट सकते हैं? तो वो नैतिकता के लिहाज से भी ठीक नहीं है, और अगर कोई कंप्लेंट करने जाएगा तो उस पर बहुत सीरियस ऑफेंस भी बन जाएगा। पर खैर, मैं अब उन मुद्दों पर आती हूँ जिसमें आप जनता को बहुत कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं। अब जिस बात से देखिए मैंने शुरुआत की थी, क्लैश ऑफ टाइटन्स में अरविंद केजरीवाल आपके भयंकर दुश्मन है, आम आदमी पार्टी आपकी दुश्मन नंबर 1 है दिल्ली में। लेकिन पहले उनके तमाम नेगेटिव्स बताते हुए और उनके तमाम जो मैं कहूंगी कि जो जिन बातों पर वो फेल साबित हुए जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन आप भी स्ट्रैटेजी वही बना रहे हैं जो वो बना रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने मुफ्त स्कीम्स दी, वही सब कुछ लेकर आप भी जनता के बीच पहुंच गए अपने मैनिफेस्टो के साथ में, संकल्प पत्र के साथ में। मुफ्त अगर कोई सरकार दे सकती है तो सबसे ज़्यादा मुफ्त जनता को देने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार है। मुफ्त के 4 करोड़ 22 लाख हम लोग घर दे चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। मुफ्त के हम लोग 55 करोड़ को 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना इलाज कराते हैं। मुफ्त में हमने लोगों के शौचालय बनवाए हैं 12 करोड़ से ज़्यादा। मुफ्त में हमने गैस कनेक्शन दिया है जिसके लिए 40-50 हज़ार रुपया घूस लगता था। मुफ्त देने का बीजेपी कभी विरोध नहीं करती। आप कह के नहीं करते हैं तब हम आपको क्रिटिसाइज करते हैं। और आम आदमी पार्टी और उसका नेता अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने जनता को जितना छला है, धोखा दिया है, उसकी अति हो गई है। इन लोगों ने बहुत सारे वादे किए, बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया, 11 साल में एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बनाए मीनाक्षी जी। उन गरीबों के लिए हमको 1 नेशन 1 राशन बनाना पड़ा। लेकिन जो दिल्ली में ही रहता है, गरीब है, नई घर में बहू आई, उसका ऐड होना चाहिए नाम, वो कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि 80,000 जो राशन कार्ड धारी है वो संसार से चले गए हैं, तो भी उसको पूरा नहीं किया, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। हम जो कह रहे हैं, अब हमने कहा है हर गरीब महिला को 2500 रुपया महीना देंगे, हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपया उसको उसके बच्चे के स्वस्थ पैदा होने के लिए देंगे, वो जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। हर गरीब को 5 लाख राज्य से, 5 लाख केंद्र से, 10 लाख का फ्री इलाज। हर गरीब महिला के परिवार को 500 रुपया में सिलेंडर, होली दिवाली फ्री। ये सब कुछ बुजुर्ग, मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो या अमीर हो या मध्यम वर्गीय हो, अब उसकी 10 लाख रुपए की इलाज भाजपा सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी कराएंगे। अब देखिए, हम इसमें गलत क्या? जो चर्चा अभी दिल्ली चुनाव में चल रही है कि दिल्ली में 2 एम फैक्टर उभर कर आ गए हैं। जो एम फैक्टर अमूमन एम फैक्टर नाम से जाना जाता है, उससे अलग महिलाएं और मुफ्त योजना। तो अब ये दिल्ली का फैसला इन 2 पॉइंट्स पर होगा, ये इस बात पर सब बात कर रहे हैं। अब आपकी तो ट्राइड एंड टेस्टेड योजना है लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में उसका उसके नाम बदलते रहे, बट योजना वही है और उसका इम्पैक्ट इन तीनों जगहों पर दिखा भी। लेकिन दिल्ली में तो फिर अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्यारे भैया बोलकर आगे लेकर आ रहे हैं, और उससे बड़ा दुश्मन भैया नहीं हो सकता, उससे गंदा भैया नहीं हो सकता जिसने बहनों को गंदा पानी पिलाया, अपने बहनों के बच्चों को 18 साल में शराब पिलाने की योजना बनाई, एक पर एक फ्री शराब दिया, पानी नहीं दिया। वो भैया कैसे? शराब वाला जिक्र देखिए आपने कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल को लेकर इस समय 2 सेंटिमेंट हैं दिल्ली में। एक तबका है जो ये मानता है कि भाई वादे किए थे, वीआईपी स्टेटस नहीं होगा, शीश महल, ये वो सब जो चीजें हैं, तो वो उस चीज को मान रहे हैं कि हाँ ये कुछ गड़बड़ तो लग रही है। लेकिन एक तबका वो भी है जो ये मानता है कि बीजेपी ने उनको फंसाया है। अब कौन सा तबका भारी पड़ेगा और उसके हिसाब से क्या बीजेपी का खेल बिगड़ेगा,
ये एनालिसिस आपके भीतर भी तो हो रहा होगा, पार्टी के भीतर? नहीं होता है, अंदर खाने? हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन हम ये एनालिसिस से करके कि चोर को चोर कहें कि नहीं, हम नहीं करेंगे। हमारे लिए देश प्रथम है। हमारी सत्ता में हम रहे न रहें, हम भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं देंगे। भ्रष्टाचार, लोगों के साथ अत्याचार, हम ये परमिशन नहीं देंगे। और अरविंद केजरीवाल बीजेपी से ज़्यादा दिल्ली की जनता के दुश्मन बन चुके हैं मीनाक्षी जी, क्योंकि 9वीं क्लास में किसके बच्चे फेल हुए? 1 लाख से ज़्यादा, वो दिल्ली के लोगों के बच्चे। आप उनको इतना नहीं पढ़ा सकते कि वो 10वीं पास कर सकें, आपका फेस खराब हो जाएगा फेल हो जाएंगे तो। 11वीं में 1-1 लाख बच्चे 1-1 साल में फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो 12वीं पास नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल की टेन्योर में हुआ है? उससे पहले नहीं था शीला दीक्षित की टेन्योर? ना, उसके पहले जो बच्चे फेल होते थे फिर से एडमिशन दिया जाता था। नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान है, मतलब आई थिंक आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मुझे ऐसा ध्यान है, मैं उसके हिसाब से कह रही हूँ कि पहले भी अरविंद केजरीवाल की सरकार से पहले भी ये व्यवस्था तो स्कूलों में होती थी कि 10th का रिजल्ट जो है अपना बनाना है, वही जाएंगे जो 9th में प्रॉपर पास करके आगे जाएंगे। तो उसके लिए भी पूरे वो चेक एंड बैलेंसेस उस तरह के होते थे कि एक बेटर प्रिपरेशन के साथ बच्चे आगे जाएं। तो वो स्कूल्स वो करते हैं उस तरह की चीज़। नहीं, ये अरविंद केजरीवाल के आने की वजह से हुआ क्या? उसमें आपको बताऊं, करेक्ट मैं थोड़ा सा बताता हूं। उसमें मैंने बहुत अध्ययन किया। जो बच्चे नहीं जाते थे आगे तो उनको फिर उस क्लास में पढ़ाया जाता था, ये निकाल देते हैं। मैं इस बात को सर रेज करना नहीं, चाहता जब आप ये बात कह रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे कोई स्कूल से निकाल देगा किसी को? अरे बाप, ऐसे स्कूल से निकाल दिया और स्कूल से निकाल के बाहर कर दिया। एग्जैक्ट आपका रिएक्शन है, बट यही रिएक्शन उन माता पिता का है। वो तो स्कूल को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं, दिल्ली मॉडल की उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये बात बताते हैं। अगर शिक्षा अच्छा है तो आप बच्चों को पास होने लायक बना दो, हम बनाएंगे। हम बच्चों को, देखिए जिस शिक्षा व्यवस्था में इनकी नीयत शिक्षा देने की ज्यादा लूट की। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी सिर्फ एक आभासी डर दिखा रही है जो जमीन पर है नहीं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम भी लोगों के बीच जाते हैं और कम से कम स्कूल्स को लेकर, स्कूल्स की व्यवस्था को लेकर क्रेडिट मनीष सिसोदिया को लोग देते हैं। हमने लोगों को बोलते हुए सुना है। सर आप देखिए, इन लोगों ने, अब सारे लोग तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर नहीं हो सकते नहीं, कि उनका समर्थक या कार्यकर्ता आके बोल के चला गया। इन्हीं लोगों ने कड़ी कुंडी की छत बनाई, नए नए कमरे जो 5 से 5.5 लाख रुपए में CPWD PWD में बनते हैं, ये 32 लाख रुपए में कमरे बनाए, नया स्कूल नहीं। आप बच्चों को पास नहीं करा सकते तो क्यों उनको इन कमरों की जरूरत आपको फिर क्यों पड़ रही है? मैं जब बोल रहा हूं तो देखिए, जो भी बात बोली जाती है वो सुनने वाले सुन रहे हैं, और मैं इन बातों को बहुत अच्छे से रख भी रहा हूं, लोग समझ भी रहे हैं। आपको मीनाक्षी जी पता है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर को, अतिथि शिक्षकों को इन्होंने वादा किया था सबको परमानेंट कर देंगे, और वो इनके कार्यकर्ता की तरह लड़े। 13, 15, 20 में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ तो फिर इन्होंने कुछ उनको वादा किया। हमारे दिल्ली के 750 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। कैन वी इमेजिन व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिल्ली? हम इसको क्यों नहीं बदलने का प्लान करें? हम करेंगे। मैं आपके इन पॉइंटर्स को लेकर जब हम आम आदमी पार्टी के नेताओं के इंटरव्यू करेंगे तो मैं उन पर इनसे जरूर जवाब लूंगी, प्लीज। लेकिन अब मैं एक सवाल आपसे पार्टी की तैयारियों पर भी पूछना चाहती हूँ, चुनाव के भीतर जो चल रही हैं, क्योंकि बीजेपी की जो एक परेशानी पिछले 26 सालों की रही है वो वोट प्रतिशत के लिहाज से भी है। सरकार तब बनेगी जब 40% के ऊपर वोट शेयर जाएगा, जो अब तक आपका जा नहीं पाया है। 37, 38, 36 आप टच कर रहे हैं, लेकिन 40% आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हम पिछली बार कर चुके हैं 40% वोट शेयर दिल्ली में। 40.3%। कब? 2020 हमने 8% की उछाल ली। नहीं 40% क्रॉस नहीं हुआ सर। अरे 40% क्रॉस हुआ जी। हम 15 में 32% वोट शेयर था, 40 में हमारा 8% वोट बढ़ा है, 40.3%।
चलिए फिर मैं 41 कह देती हूँ इसको। नहीं, अब हम क्या क्योंकि करेंगे? उतना बढ़ने के बाद भी सरकार नहीं बन पाई ना हाँ, फिर। क्योंकि कांग्रेस चली गई 4%। तो ये तो मैंने 2020 में दिल्ली ने बहुत सपोर्ट किया। कभी भी 8% वोट की बढ़त, तो मीनाक्षी आप तो अच्छी तरह समझ सकती कि 8% उछाल, मगर जो 16-17% कांग्रेस रहती थी 20% तक, वो चली गई 4%। तो फिर पता चला कि वो फिर भी वो लोग 50% से ऊपर रह गए। लेकिन इस बार इसलिए हम लोग, हमारी तैयारी 51% की है कि हम 51% वोट जब शेयर इतने लें। कॉन्फिडेंट हैं आप लोग कि 51% हम लेकर ही आ रहे हैं, तो फिर ये जो वही जिस चीज का मैं जिक्र करती कि जो ये इतनी कड़वाहट भरी लड़ाई जो चल रही है, और अब तो योगी आदित्यनाथ भी आ गए हैं यूपी से यहाँ पर, बटेंगे तो कटेंगे यहाँ। अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे का मैंने नया स्वरूप देखा करोल बाग की रैली में। वहां लिखा आ रहा है एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। मतलब आप लोगों को लगा कि मीडिया ने जो सवाल हम पे महाराष्ट्र में उठाए कि प्रधानमंत्री योगी जी की ने कुछ कह दिया, पीएम साहब ने कुछ और कह दिया, तो यहाँ दोनों को जोड़ दिया जाए। नहीं, आपने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। हाँ, दोनों बातों में बहुत दम है। हमारे देश के लोग क्यों बटे? नहीं पर उस अब समय पता तो, नहीं लोग क्या लेकिन क्या समझ महाराष्ट्र लेते। में तो सर खबर ये थी ना कि बटेंगे तो कटेंगे का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो पीएम ने एक है तो सेफ है, मतलब बटेंगे तो कटेंगे 400 पार की तरह उल्टा ना पड़ जाए, तो एक है तो सेफ है ले आए आप। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हमारे सर्वोच्च नेता हैं ना, तो उन्होंने जो दिया तो उसको हम स्वीकार करते हैं, और बहुत अच्छी लाइन है। लेकिन आपको लग रहा है कि दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे चलेगा नारा? ये तो पूरे देश में चलेगा। दिल्ली की जनता भी इसी के हिसाब से वोट करेगी? महाराष्ट्र जैसा आप रिटर्न यहाँ भी देख रहे हैं अपने लिए? 2020 के दंगे तो आपको याद ही है, बटते ही कटने लगे हम, 53 लोग कटे। क्या दोष था उनका? वो आम आदमी पार्टी का पार्षद हमारी पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को दंगों में झोंक दिया। अंकित शर्मा मार दिया गया। वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था। भले आज देखो उसको चुनाव भी लड़ा रहे हैं ओवैसी, AIMIM। अब सोचिए कि जले पे फिर से नमक छिड़क दिया। नहीं तो वो तो ये कि आज ही मैं इनफैक्ट उनकी पार्टी से एक नेता का इंटरव्यू कर रही थी, और उन्होंने तो ये कहा कि गलत हुआ है उनके साथ। जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आके चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर हमारा कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ सकता? ये तो इंसाफ की लड़ाई है। कल को बेल मिल जाएगी, आरोपों से बरी हो जाएंगे, ट्रायल नहीं मिल रहा है। लेकिन हम बटे तो कटे। आप देखिए कैसी साजिश हुई। आपको लगता है एक लोकतांत्रिक देश में जहां पर जनता चुनकर सरकार बना रही है, जनता के फैसले से सरकार बन रही है, वहां पर भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की जगह होनी चाहिए? सीधे तौर पर ध्रुवीकरण नहीं है। आपको लग रहा है हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाए, एक तरफा पड़े तो फायदा मिले? हम चाहते हैं कि ये देश कुछ कहानियों को भूले नहीं, कुछ जो सत्य घटनाएं हैं। 1947 हम बटे तो कैसे कटे मीना? 47 पे नहीं जाते ना सर, 2014 पे जाते हैं। 2014 से लेकर अब तक तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर चुनकर आ रहे हैं। अब तो 3 टर्म से तो आप ही हैं। हाँ। अब उसके बाद भी अगर बटेंगे तो कटेंगे पर ही वोट अगर लेने हैं, उपलब्धियों पर लीजिए अपने वोट। नहीं, हमारे यहाँ तो 2020 में बटे तो कटे। हम दूर क्यों जाएं? हम तो वहाँ के सांसद हैं। चीखते चिल्लाते लोग, आंखों के सामने, बेटे के सामने बाप को गोली मार दी गई। ब्रह्मपुरी की गली में दलित परिवार। किसने पूछा उस समय कि तुम दलित हो कि क्या हो? इसलिए बटे तो कटे। आगे हमें बटना नहीं है और कटना नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको के फैक्टर पर लेकर आऊंगी। के फैक्टर क्या आपकी नज़र में क्या है? के फैक्टर चलिए कोई नया नहीं है, केजरीवाल जी की बात हो रही है। अच्छा। उनके सामने कौन? बीजेपी से पूछ के थक गए। बीजेपी पत्ते नहीं खोल रही है, बता नहीं रही है। आप लोगों को लग रहा है कि बिना नाम और बिना चेहरे के ही जाएंगे तो वही हमारे लिए सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी रहेगी। अब तो के ही नहीं है, के तो अयोग्य ठहरा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल, जब तक ये केस नहीं खत्म होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अपने माथा पे लिख के घूमना है, सीएम तो घूमो, बट आप सीएम के फाइल साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, तो कौन काम के सीएम? मीन्स कि के तो नहीं है फेस। ये जो पोस्टर लगाया है झूठा लगाया इन्होंने। अगर ये बन सकते थे तो कभी भी कठपुतली नहीं लाते।
वो जब 6 महीना जेल में रहने के बाद भी नहीं इस्तीफा दिए तो वो नहीं देने वाले थे, लेकिन पर वो तो अब बड़ा उनका उन्होंने तो फेस बड़ा खुलकर बोला ना कि मैं जनता की अदालत से जब क्लीन होकर लौटूंगा तो तब मैं कुर्सी पर बैठूंगा या तब मैं इस गद्दी पर जनता की अदालत थोड़ी उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया था अभी 6 महीना पहले। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की अदालत ने हटाया है। और देश की अदालत के सामने वो कोई चुनाव लड़ेगा तो अपराधी हो जाएगा, ये थोड़ी कहता है देश। अभी तो, लेकिन फिर अभी फैसला नहीं हुआ ना, देश की अदालत उनको बरी भी कर सकती है। तो जब तक नहीं फैसला होगा तब तक वो नहीं बैठ सकती, यही तो मैं बोल रहा हूँ। मतलब एक पेंच फंसा रहेगा, उन्होंने अपने कर्मों से फंसा लिया है। और जनता ने अगर ये मान लिया कि ये पेंच बीजेपी ने फंसा रखा है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके, तो फिर क्या होगा? अब सब दूध की तरह साफ हो चुका है, दूध और पानी साफ हो चुका है। लेकिन जनता तो बीजेपी की भी वॉशिंग मशीन देखती है ना, जिसमें सब साफ हो जाते हैं। फिर नहीं, जब कोर्ट ने उनको अयोग्य ठहराया ना, तो दिल्ली की जनता बहुत समझदारी से, और देखिए दिल्ली की जनता तो पहले से दुखी है। कौन महिला को याद नहीं है कि मेरे बच्चे, नहीं, पर आप जब लेकिन दिल्ली की जनता ये भी तो देख रही है कि बीजेपी के भीतर आकर कैसे लोग क्लीन होकर निकल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, कैसे फाइलें बंद हो जाती हैं। ऐसे केसेस चल रहे होते हैं, ईडी के चल रहे होते हैं, सीबीआई के चल रहे होते हैं। क्यों रिसेंट प्रफुल्ल पटेल जी की फाइलें बंद हो गई? ना, किसने कह दिया? प्रफुल्ल पटेल कोर्ट ने बंद की होगी तो हम कौन होते हैं? नहीं, एजेंसी ने बंद की। ना, एजेंसी ने बंद की फाइल। नहीं, तो एजेंसी भी तो पड़ताल करती है ना। देखो, एजेंसी तो भाजपा नहीं है, और हम लोगों को एजेंसी, संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो महिला चीख रही थी, मेरी गली में शराब की दुकान मत खोलो अरविंद केजरीवाल, वो बोले कि चल हट, खोलेंगे। वो अब कैसे खुश हो सकता है उनसे? मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारा के सामने आपने हर जगह शराब की दुकान खोलने का जिद कर लिया। 18 साल के बच्चे को शराब पीने की अनुमति देने की आप बात करने लगे। तो वो लोग, या फिर जिन बुजुर्गों के पेंशन बंद हो गए, हम तो पेंशन भी शुरू करने जा रहे हैं, और पेंशन 2000 था बुजुर्गों का, 2500 करने जा रहे हैं। विधवा का 2500 था, 3000 करने जा रहे हैं। दिव्यांग का 2500 था, 3000 करने जा रहे हैं। सीनियर 70 साल प्लस के जो बुजुर्ग थे, उनका 3000 रुपया पेंशन करेंगे। अब एक छोटे से एनेक्डोट के साथ फिर इस बातचीत को विराम देंगे। मध्य प्रदेश में बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है आपसे। हाँ, मैं वही आपको, मैं मध्य प्रदेश, आपने क्योंकि जिन अपने प्रोमिसेस का जिक्र किया, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो बीता चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस आपको कड़ी टक्कर दे रही थी, और लगभग मुफ्त के वादों की उन्होंने भी वही झड़ी लगा दी थी, जैसी जो ऑलरेडी शिवराज जी के राज में चल रहा था। उन्होंने भी ऐसे बड़े सारे प्रॉमिसेस लेकर आ गए, लेकिन कांग्रेस आपसे हार गई। और मैंने वहाँ पर जब लोगों से बात की कि जब कांग्रेस ने भी वही सब प्रॉमिस कर दिया था, जब यही है कि भाई हमने भी खजाना खोल दिया, उन्होंने भी खजाना खोल रखा है, तो जनता कैसे तय कर रही है कि मुझे किसके वाले खजाने पर ज़्यादा बिलीव करना है? तो जो एग्जिस्टिंग दे रहा है, क्योंकि वो चल रहा है, वो हाथ पे आ रहा है, वहाँ पर खेल पलट गया। तो अगर ये खेल दिल्ली में भी जो दे रहा है उस पर पलट गया आपके लिए, तो फिर ये प्रॉमिसेस तो सर कागज पे लिखे रह जाएंगे। दिल्ली में तो मिल ही नहीं रहा है। दिल्ली में सर कुछ तो मिल रहा होगा ना, 3 बार अगर सरकार उन्होंने बनाई है अपनी। नहीं, तो जो मिल तो रहा है कुछ वो भी नहीं मिल रहा होगा। जो मिल रहा है हम उसको जारी रखने वाले हैं। जो मिल रहा है, देखिए, हर दुकान, छोटी सी दुकान कोई खोला है ना, तो उसको 24 रुपया यूनिट पैसा देना पड़ रहा है। क्यों? क्या ये न्याय है? अगर एक हमारा छोटा सा कैमरामैन अपनी एक छोटी सी दुकान खोल करके बच्चों को ट्रेनिंग देने लगे, तो उसकी 24 रुपया यूनिट लोगे? अत्याचार है। तो बीजेपी आके सब ये ठीक कर देगी जो आप ये सारी समस्याएं अभी बता रहे हैं? 100%। चलिए, अब जन कल्याणकारी सारी योजना, जो भी कल्याण हो रहा होगा, 200 यूनिट बिजली हो, 20 लीटर पानी हो, बस में महिला का फ्री हो, वो तो रहेगा ही रहेगा। प्लस हम लोगों को घर घर नल से जल देने वाले हैं, और उसके साथ ये सब वेलफेयर स्कीम। तो चलिए, मैं ये कह रही हूँ कि रबड़ी, रसमलाई, गोलगप्पे, सब तरह की चीजें आपने जनता के सामने रख दी हैं। अब जनता किस पर भरोसा करती है ये देखना होगा। लेकिन मुझे अब ये बताइए, अब जाने से पहले, वैसे अरविंद केजरीवाल जी तो पहले कागज पर लिख के देते थे कि कितनी सीटें आ रही हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप भी कागज पर लिख के दीजिए मुझे, लेकिन चलिए कैमरे पर ही बता दीजिए कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की। और ये बाइट फिर उस दिन प्ले होगी 8 तारीख को, मैं अभी बता के जा रही हूँ आपको। ये तो कौन चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कहेगा कि हम ये सीट हार रहे हैं?
हम जीतने के लिए एक फेयर अनुमान, एक फेयर मेरा ये अनुमान है कि हम लोग 40 से 50 के बीच में सीट आएगी। 10 सीट ब्रैकेट बड़ा कर दिया सर आपने। हाँ, 45 के आसपास समझ लो। 45 सीट, 45 सीटें आप लोग 45 के आसपास। कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? मुझे लगता है कांग्रेस 4-5 सीट ला सकती है। 4-5? हाँ। मतलब आपने आम आदमी पार्टी को बिल्कुल गायब कर दिया सीन से। आम आदमी पार्टी अपने कर्मों से गायब हो गई है। चलिए 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने, बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे करना है ऐलान, कूड़े कचरे गंध हटा के बदलो दिल्ली की बहाने नहीं बदलाव चाहिए। दिल्ली की जनता ने कहा है कि दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। चलिए फिर 8 तारीख का इंतजार। 8 तारीख को फिर हो सकता है इस गाने पर मुहर लगती है या फिर कुछ और तस्वीर उभरती है, पता नहीं। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि यही गाना बज रहा होगा 8 तारीख को 12 बजे से, और लोग डांस कर रहे होंगे और हम जो कहे हैं वो करने की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए फिर सर 8 तारीख 5 तारीख दोनों दिन आपसे मुलाकात रहेगी। उस दिन भी समय आपसे पहले से ले लेंगे और प्लेटफॉर्म पर, चैनल पर आपको आना है, क्योंकि उस दिन तो इलेक्शन एनालिसिस का दिन होगा। लेकिन आज आपने समय दिया और दिल्ली चुनाव पर ये एक दिलचस्प चर्चा रही। ये भी एक कॉम्बिनेशन है, PNP पहाड़ी एंड पूर्वांचली। नमस्कार। इसीलिए हमने दिल्ली के P फैक्टर का जिक्र कर लिया बहुत अच्छा, नई बात हो गई। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू धन्यवाद। मनीष जी।